गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जहांगीर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज हमारा चर्चा का विषय है राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति, रियल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। इससे पिछले 2 वीडियो में मैंने बात किया था, जिसके अंतर्गत पहला वीडियो में मैंने बात किया था राष्ट्रपति के सामान्य कालीन अधिकार एवं शक्तियाँ, यानी कि सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति के क्या अधिकार एवं शक्ति होते हैं। और इसी कड़ी में दूसरे वीडियो में मैंने बात किया था आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियाँ किस प्रकार की हो जाती है। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों के पक्ष विपक्ष की भी चर्चा की गई थी। और इसी संदर्भ में अब आज मैं बात करने वाला हूं कि राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है। एक्चुअली राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के चर्चा का पीछे मेन कारण यह है कि हमने देखा कि राष्ट्रपति अपने जो भी शक्तियां यूज करता है उसके पीछे संसद या फिर मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार ही वह कार्य करता है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि फिर राष्ट्रपति पद का क्या औचित्य रह जाता है। इसी संदर्भ में अब मैं आज बात करने वाला हूँ राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति, और इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के महत्व या उपयोगिता से संबंधित बिंदुओं की भी चर्चा किया जाएगा। इस संबंध में हम पाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान ने यद्यपि व्यापक शक्तियां प्रदान की है, पर वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार ही करता है। संविधान के 42वें तथा 44वें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। 44वें संशोधन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल के निर्णयों को पुनर्विचार के लिए कह सकता है, और यदि मंत्रिमंडल उसी निर्णय पर दृढ़ रहने का फैसला किया तो राष्ट्रपति उस निर्णय को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएगा। इस प्रकार संवैधानिक दृष्टि से भारत का राष्ट्रपति केवल संवैधानिक अध्यक्ष मात्र है और उसकी शक्तियां वास्तव में मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति एक राज्य अध्यक्ष है, शासन का वास्तविक अध्यक्ष नहीं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की ही स्थापना की गई है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को शासन का वास्तविक अधिकार नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि संविधान की धारा 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, किंतु संविधान की अन्य धाराएं जैसे धारा 74, 75, 78 आदि भी है, जिनके कारण उसकी शक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधी है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राज्य का प्रधान है, न कि कार्यपालिका का। वह राष्ट्र का प्रतिनिधि है, शासक नहीं। प्रशासन में उसका स्थान एक चिन्ह के रूप में या मुहर के समान है, जिसके द्वारा राष्ट्र के निर्णयों को जाना जाता है। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति प्रारंभ से ही विवाद का विषय रही है। हम पाते हैं कि इसकी स्थिति के विषय में 2 धारणाएं रही है, जिसमें पहला है वास्तविक कार्यपालिका की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव हेड। इस धारणा के विचारकों के अनुसार राष्ट्रपति की स्थिति वास्तविक कार्यपालिका की एक प्रमुख की है, क्योंकि वह मंत्री परिषद के परामर्श और सहयोग से कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकता है। इस धारणा के पोषक संविधान के अनुच्छेद 53 में व्यवस्था का सहारा लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। दूसरी जो धारणा है वह है संवैधानिक कार्यपालिका प्रधान की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड। इस धारणा के विचारकों के अनुसार राष्ट्रपति की स्थिति केवल एक संवैधानिक कार्यपालिका प्रधान की है, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद के
सलाह के अनुसार ही समस्त कार्यों का संपादन कर सकता है, स्वतंत्र रूप में नहीं। इस धारणा के पोषक संविधान के अनुच्छेद 74 का सहारा लेते हैं। उपर्युक्त दोनों धारणाओं में द्वितीय धारणा ही सत्य के अधिक समीप है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान ही हो सकता है। यदि प्रथम धारणा को सही मान लिया जाए तो राष्ट्रपति की स्थिति संसदीय प्रणाली के प्रधान की न रहकर अमेरिका जैसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली जैसा हो जाएगी। इसके विपरीत यदि इंग्लैंड के सम्राट की भांति राष्ट्रपति को केवल संवैधानिक प्रधान ही मान लिया जाए तो वह निरंकुश मंत्रिमंडल की इच्छा पर कार्य करने वाली मात्र रबर की मोहर के समान हो जाएगा। इस स्थिति में यही उचित है कि राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद परस्पर नियंत्रित रहे और संतुलन की स्थिति बनी रहे। इसी उद्देश्य से 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को उस पर पुनः विचार करने के लिए कह सकेगा, परंतु पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगी वह उस परामर्श को अनिवार्य रूप से स्वीकार करेगा। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति कठपुतली मात्र नहीं, वह स्वविवेक से निर्णय लेने में भी सक्षम है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित है और राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान मात्र है जो मंत्रिपरिषद के परामर्श मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति पर चर्चा करने के बाद यह आवश्यक है कि अब हम राष्ट्रपति के महत्व पर विचार कर लें। डिस्कस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी तक के चर्चा में हमने पाया कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल संवैधानिक प्रधान है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। संविधान के 42वें तथा 44वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही कार्य करेगा। इस व्यवस्था के आधार पर ही आलोचकों द्वारा तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रपति का पद महत्वहीन है, निराधार है एवं असत्य है, परंतु ऐसी बात नहीं। वास्तव में संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के पद का विशेष महत्व है। राष्ट्रपति के महत्व के कुछ बिंदुओं की चर्चा इस प्रकार की जा सकती है, जिसमें पहला बिंदु है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक है, सिंबल ऑफ नेशन। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्रीय व्यवस्था है जो दलीय व्यवस्था पर आधारित है। इस व्यवस्था में सत्तारूढ़ दल बदलते रहते हैं और उनमें हमेशा खींचातान बनी रहती है, जिसके कारण प्रधानमंत्री को राष्ट्र का प्रतिनिधि या प्रतीक नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ही राष्ट्र का प्रतीक माना जा सकता है, क्योंकि वह दलगत राजनीति से ऊपर होता है। वह किसी दल विशेष का नेता ना होकर संपूर्ण राष्ट्र का नेता होता है। महत्व का दूसरा बिंदु है लोकतंत्र का प्रहरी, सेफगार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। यदि लोकसभा से जनता का विश्वास उठ चुका है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण देश का नेता होने के नाते राष्ट्रपति लोकतंत्र की रक्षा करने के उद्देश्य से लोकसभा को भंग करके नए चुनाव कराने का आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी मंत्रिमंडल को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति उसे हटाकर ऐसे नए मंत्रिमंडल का निर्माण कर सकता है जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति लोकतंत्र का रक्षक या प्रहरी है। महत्व का तीसरा बिंदु है मंत्रिमंडल का परामर्शदाता, एडवाइजर ऑफ कैबिनेट। भारत का राष्ट्रपति केवल संवैधानिक या औपचारिक प्रधान ही नहीं होता, वह राष्ट्रीय समस्याओं और अन्य विषयों पर प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल को समय समय पर निर्देश एवं परामर्श भी दे सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति के महत्व का चौथा बिंदु है संक्रमण काल में व्यवस्था और स्थायित्व, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन ट्रांजिशन पीरियड। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में एक मंत्रिमंडल के पतन अथवा त्यागपत्र देने और मंत्रिमंडल के सत्तारूढ़ होने में कुछ समय लगता है, जिसे राजनीतिक दृष्टि से संक्रमण काल का है। इस संक्रमण काल में अर्थात दूसरे मंत्रिमंडल के पदारूढ़ होने के समय एक राष्ट्रपति द्वारा ही शासन किया जाता है।
इसके अतिरिक्त कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने के कारण मंत्रिमंडल के निर्माण में कठिनाई हो, तब राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करके किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे विभिन्न दलों के मिले जुले समर्थन से बहुमत प्राप्त रहा हो। इसी प्रकार राष्ट्रपति पद के महत्व का 5वां बिंदु है संकट काल में राष्ट्र का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ नेशन इन इमरजेंसी। संकट काल में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों को लक्ष्य बनाकर काम करना आवश्यक होता है। चूंकि राष्ट्रपति दलगत राजनीति से ऊपर होता है, इसलिए उसे संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों के आधार पर ही वह संकट काल में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाता है। और राष्ट्रपति के महत्व का अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व, नेशनल रिप्रेजेंटेशन इन इंटरनेशनल वर्ल्ड। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्रपति ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। समस्त विदेशी राजदूत अपने प्रमाण पत्र उसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तथा विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्तियां भी उसी के द्वारा की जाती है। इसके अलावा युद्ध तथा शांति की घोषणा उसी के नाम से की जाती है। विदेशों में आमंत्रित किए जाने पर विदेशों में राष्ट्रपति का भारत राष्ट्र के प्रतिनिधि एक प्रतीक के रूप में शाही स्वागत किया जाता है। इस प्रकार इन सभी विवेचनों से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी अंग है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।